नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा है कि एनडीए 3.0 यानी तीसरे दौर में जो स्पीड है आर्थिक सुधारों की, नीतियों की, वो 3 गुना हो जाएगी। और लगातार हम देख रहे हैं कि कैबिनेट में एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले हो रहे हैं। अभी 3 महीने भी नहीं बीते हैं नई सरकार को आए हुए। कैबिनेट डिसीजंस की अगर हम बात करें तो करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी कैबिनेट से मिल गई है। उनमें से कुछ परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका जिक्र बजट में किया गया था और कुछ ऑफ बजट रहीं। आप लगातार इन खबरों के बारे में सुनते रहे होंगे। हम आपको बताएंगे कि कल कैबिनेट ने वो कौन सी बड़ी परियोजनाएं हैं जिनका ऐलान किया। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइन्स पर। केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों की आमदनी और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए कई बड़े फैसले। किसान कल्याण की 7 परियोजनाओं पर अब 14,000 करोड़ होंगे खर्च। कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मिली मंजूरी। मुंबई और इंदौर को जोड़ने के लिए 309 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन परियोजना को भी मिली केंद्रीय कैबिनेट की हरी झंडी। 18,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से मार्च 2029 तक काम होगा पूरा। गुजरात के साणंद में एक सेमीकंडक्टर चिप परियोजना को भी मंजूरी मिली। आईसीआईसीआई बैंक ने सेबी चेयरमैन पर कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज। कहा, रिटायरमेंट के बाद किसी भी तरह की सैलरी अथवा ईसॉप्स माधवीपुरी बुच को नहीं दिए गए। और आज सपाट कारोबार के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। सेंसेक्स 22,512 और निफ्टी मामूली गिरावट के साथ 25,260 पर। कल सेंसेक्स और निफ्टी नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे थे। तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं जिन पर हमारी निगाह रहेगी, लेकिन सबसे पहले हम निगाह डालते हैं उन बड़ी खबरों पर जो हमारे और आपकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत कैसे हुई। काफ़ी फ्लैट कारोबार आज देखने को मिल रहा है। शुरुआती दौर में 25,344 का स्तर आज गिफ्ट निफ्टी का दिखाई दिया, जिसके बाद प्री मार्केट एनालिसिस बिल्कुल फ्लैट कारोबार की ओर इशारा कर रही थी। और इस वक्त भी देखें तो बाज़ार बिल्कुल फ्लैट खुले हुए हैं, बहुत कुछ खबर नहीं आ रही है वहाँ से। सेंसेक्स की ओपनिंग 47 अंक नीचे हुई। निफ्टी भी आज गिरावट के बायस के साथ कारोबार की शुरुआत करता हुआ नजर आया। आपको पता है कि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही ऑल टाइम हाई पर कल बंद हुए थे। 18 अंक नीचे 25,260 के स्तर पर निफ्टी नजर आया। इस वक्त केवल 8 अंक नीचे और बीएसई सेंसेक्स 27 अंक नीचे कारोबार करता हुआ नजर आया। हिंडाल्को, एचडीएफसी लाइफ, कोल इंडिया, टीसीएस और सन फार्मा जैसे शेयर्स में 0.3 से 0.7% तक की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। जिन शेयर्स में थोड़ी सी गिरावट नज़र आ रही है उनमें बजाज फाइनेंस 1% से ज़्यादा टूटा है। बजाज ऑटो, एलटीआईएम, जेएसडब्ल्यू स्टील और बजाज फिनसर्व आधे फीसदी तक गिरते हुए दिखाई दिए। और सरकार ने किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से 14,000 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली 7 परियोजनाओं को कल कैबिनेट में मंजूरी दी। इनमें सबसे बड़ा फैसला है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तर्ज पर विकसित किया जाने वाला यह मिशन तकनीक की मदद से किसानों के जीवन में सुधार ला सकता है। 2,817 करोड़ रुपए के निवेश से डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को शुरू किया जाएगा। किसानों के हित में लिया गया एक दूसरा बड़ा फैसला है खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान से जुड़ा हुआ। इस कार्यक्रम के 6 स्तंभ हैं और इसे करीब 4,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया जाएगा। इसके अलावा कृषि शिक्षा, प्रबंधन और समाज विज्ञान को मजबूत करने के लिए 2,291 करोड़ रुपए की लागत से नए कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। ये छात्रों और शोधकर्ताओं को वर्तमान चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाएगा। साथ ही कैबिनेट ने पशुधन, स्वास्थ्य, बागवानी के लिए सतत विकास, कृषि विकास केंद्र को मजबूत करने और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। और किसानों से जुड़े इन 7 परियोजनाओं की कुल लागत 14,000 करोड़ रुपए है। सरकार ने गुजरात के साणंद में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए कायन सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित इकाई 3,300 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की जाएगी।
इस इकाई की क्षमता 60 लाख चिप प्रतिदिन होगी। इस इकाई में उत्पादित चिप विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों को पूरा करेंगे, जिसमें औद्योगिक, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिक वाहन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, मोबाइल फ़ोन जैसे खंड शामिल हैं। गौरतलब है कि भारत में एक संपूर्ण सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के पहले प्रस्ताव को जून 2023 में मंजूरी दी थी। फरवरी 2024 में 3 और सेमीकंडक्टर इकाइयों को स्वीकृति दी गई। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स धोलेरा, गुजरात में एक सेमीकंडक्टर फैब और आसाम के मोरीगांव में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित कर रही है। सीजी पावर गुजरात के साणंद में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित कर रही है। सभी 4 सेमीकंडक्टर इकाइयों का निर्माण तेज़ गति से चल रहा है और इकाइयों के पास एक मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम उभर रहा है। ये 4 इकाइयाँ लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाएंगी। इन इकाइयों की कुल क्षमता करीब 7 करोड़ चिप प्रतिदिन है। और एक और बड़ी खबर, कैबिनेट ने मुंबई और इंदौर के वाणिज्यिक केंद्रों को सबसे छोटे रेल लाइन के साथ जोड़ने के लिए अब 18,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत में 309 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। 2028-29 तक ये परियोजना को पूरा किया जाएगा। महाराष्ट्र के 2 जिलों और मध्य प्रदेश के 4 जिलों के बीच की दूरी को भी ये कम करेगा। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के अनुसार परियोजना निर्माण के दौरान बड़ी संख्या में रोजगार भी पैदा होगा। इस परियोजना के साथ 30 नए स्टेशन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश के बड़वानी के आकांक्षी ज़िले को भी कनेक्टिविटी मिलेगी। इंदौर और मनमाड़ के बीच नई लाइन लगभग 1000 गाँव और 30 लाख की आबादी को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। रेलवे लाइन परियोजना JNPA के गेटवे बंदरगाह और अन्य बंदरगाहों से पीथमपुर ऑटो क्लस्टर में 90 बड़ी इकाइयाँ और 700 MSMEs को सीधे कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। ये मध्य भारत के साथ साथ देश के पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी भाग के बीच छोटा मार्ग प्रदान करने के लिए इस क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। ये कृषि उत्पादों, उर्वरक, कंटेनर्स, लौह अयस्क, स्टील और सीमेंट जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए एक बहुत ही आवश्यक मार्ग है। इस मार्ग के जरिए लगभग 26 मिलियन टन प्रतिवर्ष के अतिरिक्त माल ढुलाई होने की उम्मीद है। उधर वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने के लिए राजधानी दिल्ली में बड़ा मंथन किया गया। जैव ऊर्जा पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी शामिल हुए। बैठक में गैर जीवाश्म ईंधन सहित संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। वैकल्पिक ईंधन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सोमवार को नई दिल्ली में जैव ऊर्जा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत अपने ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए महत्वाकांक्षी मार्ग पर है, जिसका लक्ष्य 2030 तक अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करना और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है। Bioenergy has gained much prominence in recent years, not only as a promising alternative energy source in India to reduce the country's dependence on fossil fuels, but also an avenue of income generation for our rural communities. E100 ईंधन के लिए देश भर के 400 से अधिक खुदरा दुकानों से स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। साथ ही सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ भी मिलेंगे। इसका उद्देश्य वायु, जल और भूमि प्रदूषण को कम करना, स्थानीय नौकरियों का सृजन करना और विकेंद्रीकृत आत्मनिर्भर समुदायों को बढ़ावा देना है। निजी क्षेत्र में ये उद्योगों को डीकार्बनाइज करने और ऊर्जा आयात बिलों में कटौती, अपशिष्ट प्रबंधन लागत को कम करने और उर्वरक सब्सिडी पर बचत करने का मार्ग प्रदान करता है। चावल, गेहूं और चीनी जैसे कृषि उत्पादों का अग्रणी उत्पादक होने के नाते भारत में बायोमास की एक महत्वपूर्ण मात्रा उत्पन्न होती है। वर्तमान में सालाना लगभग 750 मिलियन मीट्रिक टन, जिसमें से 230 मिलियन टन ऊर्जा पुनर्प्राप्ति के लिए उपलब्ध है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का अनुमान है कि 2040 तक भारत की ऊर्जा मांग का 15% बायो एनर्जी से पूरा हो सकता है। Every year we have import of fossil fuel up to 22 lakh crores. And it is really not only a big problem related with the air pollution, but it is also a big economic problem. So now
by starting this, the day will come that we will reduce our imports. इस दृष्टिकोण के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में बायो E3 नीति को मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य नेट जीरो, कार्बन अर्थव्यवस्था और मिशन लाइफ जैसे राष्ट्रीय पहलों के साथ उच्च प्रदर्शन वाले बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। भारत की बायो इकोनॉमी 2014 में $10 बिलियन से बढ़कर 2024 में $130 बिलियन से अधिक हो गई है और 2030 तक $300 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इन कदमों से बायो एनर्जी भारत के ऊर्जा भविष्य की आधारशिला बन गई है। आधुनिक जैव ऊर्जा के सहयोग से भारत देश के ऊर्जा परिदृश्य को बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए आर्थिक विकास और पर्यावरणीय फायदों को भी सुगम बनाने के लिए कार्य कर रहा है। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और माधवीपुरी बुच केस में आईसीआईसीआई बैंक ने कांग्रेस के आरोपों का खंडन किया है। आईसीआईसीआई बैंक ने कहा है कि माधवीपुरी बुच को सेवानिवृत्ति के बाद कोई भी वेतन या फिर ईसॉप्स नहीं दिए गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि माधवी भोजपुरी के पूर्णकालिक सदस्य होने के बावजूद भी आईसीआईसीआई बैंक से नियमित वेतन दिया जा रहा था। बैंक ने कहा है कि आईसीआईसीआई बैंक या इसकी समूह कंपनियों में किसी ने भी माधवीपुरी बुच को सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी तरह का कोई भी लाभ, वेतन या ईसॉप्स नहीं दिया है। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे। इकॉनमी टुडे में ब्रेक के उस पार हम देखेंगे आज का फोकस। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। फोकस की आज के फोकस में हम बात करेंगे स्मार्ट सिटी मिशन की। भारत की वर्तमान जनसंख्या का लगभग 31% शहरों में बसता है और इसका जीडीपी में जो योगदान है वो 63% है। ऐसी उम्मीद है कि साल 2030 तक शहरी क्षेत्रों में भारत की आबादी का 40% जनता जो है रहेगी और देश के सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 75% तक बढ़ जाएगा। इसके लिए भौतिक, संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के व्यापक विकास की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। ये सभी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने, लोगों को और निवेश को आकर्षित करने और विकास को और प्रगति देने के लिए काफ़ी अहम माने जा रहा है। स्मार्ट सिटी परियोजना इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। स्मार्ट सिटी मिशन स्थानीय विकास को सक्षम करने और प्रौद्योगिकी की मदद से नागरिकों के लिए बेहतर परिणामों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए भारत सरकार की एक पहल थी, जिसे 2015 में शुरू किया गया था। 100 शहर शामिल किए गए थे। 2016 से 2018 तक आयोजित प्रतियोगिताओं के विभिन्न दौर के माध्यम से इन्हें चुना गया था। इस मिशन में चयनित शहरों के भीतर के क्षेत्रों को मॉडल क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया था। इससे आसपास के शहरों और कस्बों पर भी सकारात्मक असर पड़ा था। और आज के फोकस में हम इस विशेष विषय पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि स्मार्ट सिटी मिशन को अब मार्च 2025 तक विस्तार दिया जा चुका है। अब एक नज़र डालते हैं कि क्या है ये बड़ी परियोजना और अभी तक काम कहाँ तक पहुँचा है। करीब 1.6 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 8,000 परियोजनाएं देश के 100 शहरों में इस वक्त चल रही हैं। 90% पर काम पूरा हो चुका है। 7,244 परियोजनाओं का काम पूरा हुआ है। 17 शहरों में 100% और 75 शहरों में 75% जो काम है वो पूरा किया गया है। 100% काम 17 शहरों में पूरा किया जा चुका है। स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 48,000 करोड़ रुपए की बजटीय प्रावधान की व्यवस्था की गई थी, जिसमें से अब तक 90% खर्च किए जा चुके हैं, यानी 46,787 करोड़ रुपए केंद्र की ओर से जारी किए गए हैं। सभी 100 स्मार्ट शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाए गए हैं और इसी सेंटर से अलग अलग कार्य किए जाते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट को और भी थोड़ा सा स्मूदन करने में मदद मिली है।
सामाजिक सुरक्षा के लिए 83,000 से ज़्यादा CCTV कैमरे लगाए गए हैं। 50 शहरों में तकनीक के प्रयोग से कूड़ा प्रबंधन के काम में भी आसानी हुई है। वेस्ट मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कुछ म्यूनिसिपैलिटीज़ काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं इसमें। सोलर और LED स्ट्रीट लाइट्स का भी प्रबंध किया गया है। 52 लाख की संख्या, 86,000 किलोमीटर का अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल केबल का काम पूरा किया गया है। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम से परिवहन व्यवस्था काफ़ी सुधरी है और लोगों को आने जाने में जो दिक्कतें आती थीं उसमें थोड़ी सी आसानी हुई है। इस वक्त 1300 पार्क्स, ग्रीन स्पेस, लेक फ्रंट या रिवर फ्रंट के परियोजनाओं पर काम जारी है। 7,600 से ज़्यादा स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए गए हैं और 40 डिजिटल लाइब्रेरीज भी बनाई गई हैं। 50 शहरों में 9,200 करोड़ रुपए की लागत से 199 परियोजनाएं जो हैं वो चल रही हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए सुधीर कृष्णा जी हैं जो कि पूर्व सचिव हैं। इसी मिशन को एक तरह से उन्होंने संभाला। बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। और स्मार्ट सिटी परियोजना, जब आप इस कार्य के साथ जुड़े हुए थे, इस मिशन को भी आप लॉन्च करने में काफ़ी अहम भूमिका आपकी रही थी सर। अब जब ये 90% काम पूरा हो गया है, किस तरह से आप इस जर्नी को देखते हैं और कितना इम्पॉर्टेंट था ये पूरा मिशन हमारे जो अर्बन लैंडस्केप है उसको दुरुस्त करने के लिए? जी, मैं आपको अजय जी और श्रोताओं को, जो व्यूवर्स आपके हैं, उन सभी को नमस्कार। और स्मार्ट सिटी मिशन जब मैं मंत्रालय में था तभी इसकी संरचना हुई और खुशी की बात यह है कि उसने 10 साल पूरे किए और लगभग सभी योजनाएं पूरी हुई हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो लाइट हाउस प्रोग्राम था। इसका उद्देश्य लाइट हाउस बनना था मुख्यतः, यानी कि मॉडल परियोजनाएं बनाना जो कि शहर के अन्य भागों में और बाकी शहरों में भी उसको कॉपी करके आगे बढ़ने के एक मोटिवेशन मिले। जो मॉडर्न टेक्निक, जो स्मार्ट टेक्निक्स यूज़ की गई, यानी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाए गए और उस सेंटर में अगर आप जाके देखें तो शहर में पानी की सप्लाई कहाँ हो रही है, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, और शहर में ट्रैफिक के इशू हैं, कहीं जहाँ पर ट्रैफिक जैम है या नहीं है, कोई आपदा आ रही है या कोई क्राइम हो रहा है रोड में, वो सब को मॉनिटर करने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर और भी बहुत सी चीज़ जो भी शहर में स्मार्ट मैनेजमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट का भी जो जिसमें कि RFID लगे हुए हैं ट्रक्स में, उनकी मॉनिटरिंग उसी कंट्रोल सेंटर से हो सकती है। तो ये एक तरह से लाइट हाउस प्रोजेक्ट बना के मॉडल प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो इसको पूरा प्रोजेक्ट मानने के बजाय लाइट हाउस मान के चलें और जो शहर हैं उनकी म्यूनिसिपैलिटीज़ जो है वो इसको अडॉप्ट कर लें अगर, तो ये बहुत अच्छा काम आएगा। अभी तो बहुत अच्छे अनुभव आ गए हमें, दोनों तरह के अनुभव हैं। कहीं गलतियां हुई हैं तो वो गलतियां हम ना करें आगे, और जहां अच्छे से रिजल्ट आए हैं उसको हम रिपीट करें। तो जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी है उससे हमें अपने शहरों को मैनेज करने की बहुत आवश्यकता है, स्मार्टली मैनेज करने की। और ये प्रोजेक्ट जो है स्मार्ट सिटी मिशन से जो अनुभव आया है उससे बहुत काम अच्छा हो सकता है। और आप ये भी देखें कि इसमें शहरों की कैपेसिटी भी बढ़ी है। शहरों में एक आइडिया आ गया है लोगों को कि स्मार्टनेस क्या हो सकती है मैनेजमेंट। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा अनुभव आ गया हमारे लिए जो आगे काम आएगा। सर, इस पूरी परियोजना को कैसे लागू किया गया? केंद्र का तो अभी हम ये जो पता चल रहा है कि 48,000 करोड़ रुपीस थे, बाकी पैसे क्या स्टेट गवर्नमेंट्स ने लगाए, प्राइवेट पार्टीज ने कैसे काम किया? तो ये कंप्लीट जो थोड़ा सा एग्जीक्यूशन हुआ सर, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं प्लीज। जी, तो ये योजना जो है स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई गई इसके लिए। हर एक शहर में एक स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन बनाया गया जिसमें कि एक उसका कॉर्पोरेट एंटिटी उसको बनाई गई। इसलिए बनाई गई कि उसको डिसीजन लेने में फ्रीडम मिले, वो प्रोसीजर उसके आसान हो जाए, कॉर्पोराइज हो, मॉडर्न ढंग से सोच सके, प्रोक्योरमेंट में आसानी हो और ट्रांसपेरेंसी तो ऑफकोर्स होगी ही। और उसमें सरकार ने तो 48,000 करोड़ दिए, इतने ही पैसे जो है वो लगभग इतने ही पैसे राज्य सरकारों ने दिए, कुछ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो संबंधित थे उन्होंने, और बाकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से आने थे। तो योजनाओं को पब्लिक, जी हाँ, जो कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट करके योजनाओं को कमर्शियल ढंग से चलाना। आप ये भी समझ लीजिए कि जो बेसिक उद्देश्य शहरों के प्रगति का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि सिटीज आर दी पावर हाउस ऑफ इकोनॉमी एंड ड्राइवर्स इंजन्स ऑफ ग्रोथ। तो शहरों में पैसे बहुत हैं, कहाँ से पैसे आए? इंडस्ट्री है, सर्विस सेक्टर है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज देश की जो है 2/3 ऑफ GDP इज इन द सिटीज। तो शहरों में पैसे हैं, उसको अगर हम प्राइवेट सेक्टर के पास हैं वो, और अगर उसको हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट में लाएं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में लाएं, तो वो प्रॉफिटेबल वेंचर बन के आगे बढ़ेंगे। तो इस उद्देश्य से इन्होंने PPP मॉडल का सरकार ने जो उसको फोकस में लाए, लेकिन कहीं कहीं पर प्राइवेट प्रोजेक्ट वायबल नहीं होंगी।
कूड़ा उठाने प्रोसेस करने का प्रोजेक्ट अपने में वायबल नहीं होगा अगर थोड़ा गवर्नमेंट का सपोर्ट ना मिले तो थोड़ा गवर्नमेंट का सपोर्ट देने के उद्देश्य से 1.6 लाख करोड़ में लगभग 48,000 करोड़ जो है वो भारत सरकार ने दिए, ऐसी राज्य सरकारों ने दिए। तो उद्देश्य बहुत अच्छे ढंग से बना है और जो स्पेशल पर्पज व्हीकल बने, इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एंटिटी बनी, उसको लेकर चर्चा जरूर हुआ कि भाई ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कंपटीशन करने लगे, वो एक बात है। तो ये अनुभव उसमें थोड़ा सा है, लेकिन उसके पॉजिटिव अगर देखें, पॉजिटिविटी भी देखिए, कोई भी अगर हम इनोवेशन करेंगे गवर्नेंस में तो उसमें पॉजिटिविटी भी आएगी, थोड़ी नेगेटिविटी भी आएगी। तो हमको ध्यान रखना है कि नेगेटिविटी में हम खो ना जाए और पॉजिटिविटी को हम आगे बढ़ाएं। इसकी पॉजिटिव बहुत से फीचर्स हैं, उसको हम लेके आगे बढ़ेंगे अगर, तो जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को आगे बढ़ाना है, प्राइवेट सेक्टर में इतनी एनर्जी है, इतनी इनोवेशन की कैपेसिटी है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है जो गवर्नमेंट के पास नहीं हो सकती है। गवर्नमेंट कैन नॉट बी टेकिंग रिस्क इन फाइनेंशियल मैटर्स अगेन एंड अगेन, तो ले लेंगे जी। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़े इसमें, और आगे बढ़ने की गुंजाइश है। जो दिक्कतें आई हैं उनको सुधारते हुए आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। सरकार ने 1 साल दिया है, इस 1 साल को हम रिव्यू का एक समय मान लें, सिंहावलोकन जो कहते हैं, रिव्यू का एक अगर हम इसको अवधि मान लें, सभी 100 शहर बैठ के और शहरों को बुला के अपना अपना अनुभव बताएं कि हमने क्या क्या अच्छी बातें करी, क्या क्या हमारे अच्छे अनुभव रहे और कहाँ हम फिसल गए, जिनसे आप बचिए। अगर ये करेंगे तो ज़रूर इससे हमें बहुत सहायता मिलेगी। सर, अंतिम सवाल आपसे ये समझना चाहेंगे इस प्रोग्राम में कि अभी ये सफ़र पूरा नहीं हुआ है, भले ही एक योजना हमें 2025 तक शायद पूरी होती हुई दिखाई दे, लेकिन जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमें शायद कई नए शहर बनाने पड़ेंगे, विस्तार करना पड़ेगा, जो ट्विन सिटीज़ हैं उनका विस्तार करना पड़ेगा। किस तरह से आप देखते हैं कंप्लीट ये जो जिसको हम स्मार्ट सिटी मिशन कहते हैं, उसको 2.0 या 3.0 वर्जन को आप किस तरह से एनविसाज करते हैं सर? एक तो देखिए अजय जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि नए शहर बनाने का अनुभव बहुत सटीक रहा नहीं है। कहीं कहीं जैसे मान लीजिए नया रायपुर बना, अभी नया रायपुर में वो बात नहीं आ पा, लाइफ वाइज सुंदरता तो बहुत है, उससे सुंदर शहर बनाना मुश्किल है। आप गिफ्ट सिटी भी देख लें, बहुत सुंदर बना हुआ है, लेकिन इतना इन्वेस्टमेंट और इतना करना एक है। पुराने शहर जो है उनको हम कैसे छोड़ सकते हैं? पुराने शहरों को हमें उसका मॉडल, जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने जो देखा है वो मॉडल है कि जो पुराने शहर हैं उनको हमें सुधार करना है और सैटेलाइट टाउन्स डेवलप करना है। पुराने शहर से आगे बढ़ के 20, 25, 40 किलोमीटर दूर जो छोटे शहर हैं उस पर फोकस करके उनको सेल्फ कंटेन्ड टाउनशिप की तरह से बढ़ने का मौका देके गुड कनेक्टिविटी, हाई स्पीड ट्रेन, हाई स्पीड एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी देके मेन शहर से अगर जोड़ दें तो वो है। जैसे मान लीजिए दिल्ली से गुड़गांव, जो कि गुड़गांव खुद ही बड़ा शहर बन गया, आगे मानेसर, आगे उसके सोनीपत, आगे उसके पानीपत, तो धीरे धीरे शहरों को, छोटे छोटे शहरों को आगे बढ़ाते चले सैटेलाइट टाउन की तरह और उनको कनेक्टिविटी जोड़ते चले। तो वो भी शहर है, सोनीपत भी शहर है, रेवाड़ी भी शहर है, पानीपत भी शहर है, वगैरह वगैरह। तो ये मॉडल जो है मुझको लगता है ज्यादा वायबल है, बजाय इसके कि ग्रीन फील्ड नए शहर बना दें। वो बहुत बड़ा चैलेंज है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, और मेरे ख्याल से जो अनुभव हमारा रहा है वो थोड़ा इतना मतलब कॉस्ट इफेक्टिवनेस अगर देखा जाए, बिकॉज पैसे का खर्चा मामूली बात नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए हर जगह हम नहीं खर्च कर सकते। एक बार कर दिया सो कर दिया, हमको पैसे का ऑप्टिमल यूज करना है। तो सैटेलाइट टाउन मॉडल विद प्रॉपर कनेक्टिविटी वो हमें करना पड़ेगा। सिद्ध कृष्णा जी, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। इकोनॉमी टुडे में आज सिर्फ वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और चलते चलते अब आपको छोड़ जाते हैं कारोबार जगत की दूसरी खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। पूरी इकोनॉमी टुडे की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की राष्ट्रीय डेटाबेस पोर्टल ई श्रम ने 3 साल की अवधि में 30 करोड़ पंजीकरण के मील के पत्थर को पार कर लिया है। श्रम मंत्रालय ने ये जानकारी दी। ये उपलब्धि सामाजिक प्रभाव और देश भर में असंगठित श्रमिकों को समर्थन देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। इससे पता चलता है कि असंगठित श्रमिक इसे तेजी से और व्यापक रूप से अपना रहे हैं। 2000 रुपए मूल्य के 97.96% नोट बैंकों के पास वापस आ गए हैं। अब लोगों के बीच 7,261 करोड़ रुपए के नोट बचे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। केंद्रीय बैंक ने कहा कि जब 2000 के नोट वापस लेने का फैसला किया गया था, उस समय चलन में 2000 रुपए के बैंक नोट का कुल मूल्य कारोबार की समाप्ति पर 3.56 लाख करोड़ रुपए था। इस साल 30 अगस्त को कारोबार समाप्ति पर यह घटकर 7,261 करोड़ पर आ गया। सरकार ने 80,000 करोड़ रुपए की डिजिटल भारत निधि की घोषणा की है, जो अब शहरी क्षेत्रों में भी टेलीकॉम सेवाओं को फंड करेगी। इस फंड का इस्तेमाल उन प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाएगा जो टेलीकॉम सेवाओं को सस्ता और सुरक्षित बनाने में मदद करेंगे।
फंड से मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाओं के साथ साथ टेलीकॉम उपकरणों को भी सपोर्ट मिलेगा। अप्रैल से अगस्त 2024 के बीच देश में कोयला उत्पादन करीब 6.5% बढ़कर 384 मिलियन टन पर पहुंच गया है, जो बीते साल इस अवधि में 361 मिलियन टन पर था। अप्रैल से अगस्त 2024 की अवधि के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड का उत्पादन बढ़कर 290 मिलियन टन हो गया, जो पिछले वर्ष की इस अवधि के दौरान 281 मीट्रिक टन की तुलना में 3.17% ज्यादा है। HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के अनुसार अगस्त में भारत की मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में तेजी दर्ज की गई, लेकिन PMI इंडेक्स 3 महीने के निचले स्तर पर आ गया। अगस्त में ये 57.5 पर रहा, जो जुलाई के 58.1 से कम है, लेकिन 54 के दीर्घकालिक औसत से ऊपर है। अगस्त में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री जुलाई के मुकाबले 13% घटकर 1,56,199 रह गई। उद्योग जगत का मानना है कि ग्राहकों को आने वाले त्योहारी सीजन में आकर्षक योजनाओं का इंतजार है। HSBC ग्लोबल रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7% बढ़ने की संभावना है। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने भी वित्त वर्ष 2025 के लिए GDP की वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। सेबी ने 3 कंपनियों की IPO को मंजूरी दे दी है। इनमें व्हीकल फाइनेंसिंग और कमर्शियल लोन देने वाली SK फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस की माइक्रो फाइनेंस यूनिट बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस और ट्रांसरेल लाइटिंग शामिल हैं। JSW स्टील के 4,000 करोड़ की IPO पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। GST परिषद की 54वीं बैठक 9 सितंबर को होगी। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्सेशन के मामले में चर्चा हो सकती है। इसके अलावा फर्जी माल और सेवा पर पंजीकरण के खिलाफ जारी अभियान की प्रगति पर भी विचार किए जाने की उम्मीद है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अब राष्ट्रीय राजमार्गों पर बिना किसी रुकावट या समस्या के यातायात की आवाजाही के लिए GIS आधारित सॉफ्टवेयर के साथ लगभग 100 टोल प्लाजा पर नजर बनाए रखेगा। इससे देश भर के टोल प्लाजा पर राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए परेशानी मुक्त टोलिंग अनुभव सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी और यातायात भी बाधित नहीं होगा।